गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते सेशन की तरफ देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या हैं। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि हेपेटाइटिस बी और सी इन दोनों के मामले में भारत जो है चीन के बाद यह दूसरे स्थान पर है। तो हेडलाइन को ध्यान रखिएगा और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या बता रही है। ओके, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2022 में अगर ग्लोबली वैश्विक स्तर पर बात की जाए, ओके, ग्लोबली या वैश्विक स्तर पर बात की जाए, टोटल कितने मामले आए हैं इसमें? 254 मिलियन। इतने मिलियन लोग किससे प्रभावित हैं? हेपेटाइटिस बी से प्रभावित हैं। वहीं 50 मिलियन लोग किससे? हेपेटाइटिस सी से प्रभावित है। लेकिन यह वैश्विक स्तर यानी ग्लोबल लेवल की यह रिपोर्ट है। अगर बात की जाए इंडिया की ऑफ 2022 में, इंडिया की क्या पोजीशन रही, यानी इंडिया क्या है? इंडिया ऐसे भी वो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो टोटल कितने मामले आए? 29.8 मिलियन से कितने लोग प्रभावित हैं? तो हेपेटाइटिस बी से 29.8 मिलियन लोग प्रभावित हैं। और वहीं अगर बात की जाए हेपेटाइटिस सी से तो 5.5 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से प्रभावित हैं। ओके, क्लियर। ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह एक डाटा है। अब यहां बोला जा रहा है कि भारत क्या है? चीन के बाद यह दूसरे स्थान पर है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि हेपेटाइटिस जो यह डिजीज है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस बीमारी से है? जनरल साइंस में ये क्वेश्चन जो आप देखेंगे वहां भी ये क्वेश्चन को पूछता रहता है कि हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह किसको प्रभावित करता है? यह यकृत को प्रभावित करता है, या आप कह सकते हैं कि यह लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है। और हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस वायरस आपके कुल मिलाकर के ये 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स वायरस कौन कौन से हैं? ए होता है, A, B, C, D एंड E। तो ये 5 टाइप्स वायरस होते हैं हेपेटाइटिस की। ओके। और अगर एवरी ईयर देखा जाए ग्लोबल लेवल पे यानी ग्लोबली, तो इससे 3500 इतनी डेथ हो रही है। ओके, हेपेटाइटिस से डेथ की ये है रेशियो। ओके, हेपेटाइटिस से क्या होता है? लीवर प्रभावित होता है, लीवर में सूजन हो जाती है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? आंकड़ा आप किससे संबंधित हो गया? तो ये टोटल इंफॉर्मेशन हो गया हेपेटाइटिस बी और सी से संबंधित। नाउ अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसकी स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई। 7 अप्रैल 1948। कभी कभी सवाल बेसिक्स क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि इसके महानिदेशक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। नाउ अब यहाँ पे ये बात आती है कि आयुष मंत्रालय और WHO इन दोनों के मध्य में क्या किया गया? समझौता किया गया। ठीक है, आयुष मंत्रालय के साथ इसने समझौता किया। आयुष जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, अभी रिसेंटली यानी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि एक हेम्योपैथी संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विश्व हेम्योपैथी दिवस भी सेलिब्रेट की जाती है 10 अप्रैल को। ओके, और आयुष मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। दूसरी चीज, ये जो समझौता किया गया, ये 2016 में फर्स्ट समझौता, अगेन 2017 में सेकंड समझौता एंड इन ईयर 2023 में तीसरी एग्रीमेंट की गई WHO के साथ। क्यों एग्रीमेंट किया गया? क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो राष्ट्रीय अगर बात की जाए राष्ट्रीय स्तर पर, तो हर घर तक आयुष की पहुंच, यह तो एक हमारा मोटो है ही, है ना, एक लक्ष्य है सरकार की। इसके अलावा ग्लोबली भी इसको क्या किया जा रहा है?
हर घर तक क्या कि इसकी पहुंच को जो है मतलब विश्व के सभी जगह में इसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली WHO इसके साथ समझौता कर रहा है। हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी प्रकार की कोई डिजीज होती है, सपोज अगर फैटी लिवर हो गया, मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। अगर आपके फैटी लिवर में ये राहत पहुंचाता है तो वहीं दूसरी ओर उसके साइड इफेक्ट्स भी इससे अधिक देखे जाते हैं। लेकिन आयुष के उपचार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे मेन तो ये रीजन हो गया कि आयुष का अगर आप इससे ट्रीटमेंट लेते हैं तो कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद भारत ने म्यांमार में सिटवे, ओके, सिटवे में एक्चुअली आज थोड़ी सी ना पीपीटी जो है वो चेंज हुई है। पीपीटी चेंज होने के कारण प्रॉब्लम ये आ रही है कि थोड़ा बोर्ड में लिखने में थोड़ी सी समस्या जो है, क्योंकि आदत पीपीटी की बनी हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा मुझे भी दिक्कतें आ रही है। एक दो दिन में ठीक हो जाएगी वैसे ये, जिसके कारण थोड़ा ये बार बार आगे पीछे हो रहा है। ओके, चलिए, ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद भारत ने म्यांमार के सिटवे में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने के अधिकार सुरक्षित कर लिया है। यहाँ पर सबसे इस हेडलाइन को ऐसे समझे कि एक आपके पास इमेज है और ये है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट यहाँ है ओमान की खाड़ी के पास, और यहाँ पर आपका आता है ग्वादर पोर्ट जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और इस ग्वादर पोर्ट को कंप्लीटली इस पर किसका नियंत्रण है, तो चीन का है। ठीक है, नाउ अब यहाँ चीन का हो गया, ये पाकिस्तान में, और यह ओमान की खाड़ी ईरान के ईस्ट वाले साइड में चाबहार पोर्ट है। इस पे क्या किया गया, भारत ने क्या किया है, यह पहला ऐसा विदेशी बंदरगाह था जिसको संचालित करने के लिए उसके अधिकार को उसने सुरक्षित किया था। अब दूसरा कौन सा हो गया ईरान के बाद, ईरान का चाबहार। ईरान का केवल एक यही पोर्ट है चाबहार, जो कि काफी गहरे पानी का यह पोर्ट है। नाउ तो इसके साथ भारत के संबंध क्या हैं? भारत का संबंध ये हो गया कि पहले भारत को व्यापार करने के लिए या यूरोप जाना हो या मध्य एशिया जाना हो तो उसके लिए स्थल मार्ग के लिए वो एक नेसेसरी था, जरूरत थी इसकी कि यह कैसे जाएगा, पाकिस्तान होते हुए। और भारत और पाकिस्तान के संबंध तो बहुत अच्छे रहे नहीं, शुरू से ही देख ही रहे हैं आप। तो भारत भी इससे बचना चाहता था, पाकिस्तान भी, लेकिन अल्टरनेटली कोई रास्ता नहीं मिल पाता था। दूसरा क्या है, टैक्स वगैरह का भी चक्कर रहता है ना, आपकी व्यापार भी इससे महंगे हो जाते हैं। तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला गया कि डायरेक्ट किसको कनेक्ट करना है, इंडिया टू चाबहार, डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ हो गया। अब पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो ये एक फायदा यहाँ था चाबहार बंदरगाह को लेकर के, जो हम लोगों ने काफी टाइम पढ़ा है। अब बात आती है कि ये जो विदेशी बंदरगाह को संचालित कर जो किया जा रहा है, जो भारत कर रही है, ठीक है, ये करने का जो अधिकार दिया गया, अधिकार सुरक्षित कर लिया, यह सुरक्षित अधिकार उसे किस एक्ट के तहत दिया गया, यह एक्ट कौन सा था? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विदेशों में, ठीक है, विदेशों में पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, यानी बंदरगाहों के डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया गया था, एक एक्ट बनाया गया इन ईयर 2013 में। ओके, कंपनी एक्ट कौन सी है, 2013 में, जिसके तहत, इस एक्ट के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसका क्या किया गया, गठन किया गया इन ईयर 2005 में। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, IPGL जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं, इसका गठन किया गया। क्यों, इसका गठन क्यों किया गया? विदेशों में पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। और सेम हम लोगों ने यही चीज किया है कि विदेशी बंदरगाह को संचालित करने के लिए। ओके, इस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया। नाउ अब ईरान में भी जो आपका संचालित किया गया वो इसी एक्ट के तहत है। ईरान में भी जो संचालित किया गया चाबहार पोर्ट को, क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर कि ये तो, हाँ, यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह टॉपिक आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ओके, प्री में तो है ही, उसके साथ साथ मेंस के लिए भी हो गया। थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। चाबहार पे हम लोग डिस्कस किए अभी, ठीक है। अब आते हैं, दूसरा है आपका, लेकिन वो आगे स्लाइड पे जाऊंगी तो ये हट जाएगी, खैर ठीक है। सिटवे पोर्ट को लेकर के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स वहां आ सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका सिटवे,
ठीक है। और ये रहा, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, तो यह म्यांमार, ओके, म्यांमार का सिटवे कनेक्ट कहाँ से कर रहा है, भारत मिजोरम, हालांकि कोलकाता से होते हुए आप देखेंगे मिजोरम को भी कनेक्ट कर रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट मिजोरम हो गया, उसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस कनेक्शन को केवल जल मार्ग ही नहीं, जल मार्ग के साथ साथ सड़क, ठीक है, सड़क नेटवर्क, इसके द्वारा भी क्या करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, कनेक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है। अब इसको बढ़ाने से क्या होगा, चाबहार बंदरगाह वहां देखा गया, यहाँ पर सिटवे पोर्ट देखा जा रहा है, इससे क्या होगी, इससे आपका ट्रेड बढ़ेगा, यानी व्यापार और वाणिज्य, इसमें क्या होगा, बेनिफिट्स देखा जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके नाउ, तो ये तो इसके हमें लाभ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इसका जो कह सकते हैं कि इसकी हानि क्या हो सकती है, क्या क्या यहाँ पर और नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है। तो सीटवे, ये जो आप सीटवे देख रहे हैं, ये सीटवे है कहाँ, आपने लोगों ने एक नाम सुना होगा, रखाइन प्रांत या राखीन राज्य, ठीक है। और इस राखीन राज्य में ये हमेशा एक संघर्ष का क्षेत्र रहा, किसके किसके बीच में, तो म्यांमार की जो मिलिट्री थी उनका, प्लस अराकान, प्लस लिखना गलत होगा, वर्सेस लिख देती हूँ, अराकान मिलिट्री के बीच में, यहाँ यह क्षेत्र जो हमेशा संघर्ष वाला क्षेत्र रहा, ठीक है, संघर्ष वाला। क्यों, क्योंकि यदि विद्रोहियों ने रखाइन प्रांत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, अगर यहाँ कर लिया, तो यह पोर्ट तो ऑलरेडी यहीं पर है, तो क्या होगा, इस बंदरगाह का संचालन और भविष्य की संभावना भी क्या होगी, यह भी बाधित होगी, यह भी बाधित हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, यह संचालन भी बाधित हो जाएगा। क्लियर, तो यही इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे। और किसी भी मेंस के क्वेश्चन में प्लस पॉइंट के साथ साथ आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी देने होते हैं, इवन दो भारत इसके लिए लगातार, और भारत क्या है, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहता है। अब रिसेंटली हम लोगों ने कच्चातीवू द्वीप का भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा है ना। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी देखा है कि अपने इतने एरियाज को उसने दे दिया बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी सोच के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो में दे दूं, जिस तरह से मैंने कच्चातीवू पे एक अलग वीडियो दिया था, इस पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं 1-2 दिनों के लिए बाहर जाऊँ, तो आपको फिर इसके ऊपर भी एक वीडियो में आप लोगों को बना करके जो है, केवल इस टॉपिक से, बंदरगाह ईरान को लेकर के और इसको लेकर के एक अलग वीडियो मिलेगी। ओके, चलिए नाउ, और हाँ, ये हो गई। इसमें एक और मैप होगी, क्लाइन नदी वाला भी होगा, क्योंकि वो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट ए मिनट, क्लाइन नदी, क्लाइन नदी बता देख लेते हैं, ठीक है। क्लाइन नदी एक्चुअली आज बोर्ड में थोड़ा सा इस प्रॉब्लम की वजह से ना थोड़ा समझने में, हाँ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कालादान रिवर, कालादान, ये कालादान जो आप देख रहे हैं, सिटवे पोर्ट, यहाँ है सिटवे पोर्ट, ओके। ये कालादान मल्टी, कालादान यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टी मॉडल ट्रांजिट, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का क्या है, यह हिस्सा है कालादान रिवर, ओके। सिटवे जो पोर्ट देख रहे हैं, ये इसी प्रोजेक्ट का यह एक हिस्सा है, ओके। ये रहा मिजोरम को टच करता हुआ इस तरह से, और क्या करना है, कोलकाता से ये मिजोरम है ना, ये थोड़ा सा कुछ कुछ जो नेम ऑफ द प्लेसेस को ध्यान रखिएगा, प्री में थोड़ा सा ऐसा पूछ सकता है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है मेरी तरफ से, है कि एससीओ का 9th मेंबर कौन सा देश है, तो ईरान है। चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने ईरान देखा, तो इसको इसके रिगार्डिंग ये भी एक बार याद कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा कि यह एससीओ का क्या है, 9th मेंबर है, 9th मेंबर ऑफ एससीओ ईरान है। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, उम्मीदवारों को मतदाताओं से निजता का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे KYC, यानी नो योर कैंडिडेट, ओके। नो योर कैंडिडेट का मतलब क्या है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है और वहाँ के वोटर्स यानी मतदाता जानना चाहते हैं उसके बारे में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, तो वो इसके द्वारा जान सकते हैं। तो ये अधिकार है वोटर्स को जानने का, बट
इसके अलावा कैंडिडेट्स को भी कुछ अपने भी उनका निजता का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी जो आपके वोटर्स हैं उनको इतना अधिक ये नहीं जानना है ना, उनको ये नहीं जानना है, यानी एक मतदाता को सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि एक कोई अगर वोटर है तो वोटर को किसी भी कैंडिडेट ठीक है, इसकी संपत्ति के बारे में जानने का क्या है, पूर्ण अधिकार नहीं है। संपत्ति के जानने का पूर्ण अधिकार नहीं है। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा या आपके इनकम से अधिक है तो जनता जानेगी, अदरवाइज इतना कंप्लीटली राइट्स जो है वो नहीं दिया गया है। जैसे फॉर द एग्जांपल अरविंद केजरीवाल जी का बीच में बहुत वायरल हुआ था, है ना, कि इतने करोड़ का, इतने लाख का उन्होंने ये कमरा ऐसा किया है, वो ऐसा किया है। तो ये जो इस टाइप के जो इंफॉर्मेशंस होते हैं थोड़ा सा वहां पे जानने का अधिकार है, बट कैंडिडेट की संपत्ति पूर्ण रूप से जानने का अधिकार नहीं है। किसके अंतर्गत आता है यह उसके निजता के अधिकार में आता है। निजता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 21 से। चलिए, हरिंदर सिंह को भारतीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया। एक्चुअली यह जो आप देख रहे हैं हरिंदर सिंह, ये एक द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ठीक है। और इन्हें 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक, ठीक है, तक के लिए इनको कोच जो है नियुक्त किया गया है, कोच नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा 2028 तक के लिए इनको कोच नियुक्त किया गया है। नाउ अब बात आती है, यह जो हरेंद्र सिंह है ये किसका स्थान लेंगे? या स्थान लेंगे जेनेके शॉपमैन, इनका स्थान लेंगे। ये कौन थे? पहले यही भारतीय महिला हॉकी का कोच थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पेरिस ओलंपिक को क्वालिफाई नहीं कर पाने के कारण, यानी उसमें विफल रहे, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये हैं कहाँ के? ये हॉलैंड के हैं। यही कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है और अब किनको बनाया गया है? हरेंद्र सिंह को बनाया गया है। नाउ एक ऐसी भी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में क्या किया है, पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने के लिए उन्हें क्वालिफाई कर लिया है, और वो महिला है मीराबाई चानू, ठीक है। 49 kg थाईलैंड के फोकोटो में हुआ जो आयोजन किया गया था, वहां पर उनका 3rd पोजीशन रहा। ओवरऑल वो 11th उनकी रैंक रही है। तो सबको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक को लेकर के तो कब से कब इसका आयोजन किया जा रहा है? 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक चलेगा ये। तो फर्स्ट महिला कौन थी जिन्होंने क्वालिफाई किया? मीराबाई चानू। एंड अगर पूछा जाए कि पहली महिला जूरी का अगर पूछा जाए मेंबर और अध्यक्ष के बारे में तो क्या आएगा? बिल्किस मीर, जो जम्मू कश्मीर की हैं। इसके अलावा ध्वज वाहक और मशाल वाहक कौन है, सेल्फ डिविजन का नेतृत्व कौन कर रहा है, इन सबको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड पेरिस ओलंपिक को किसने उसकी मेजबानी करने से मना कर दिया है? सिंगापुर ने। तो 6-7 न्यूज अभी तक पेरिस ओलंपिक को लेकर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, हॉकी इंडिया, इसके चेयरपर्सन कौन है? हॉकी इंडिया के दिलीप तिर्की, उड़ीसा के हैं। दिलीप तिर्की ये उड़ीसा के हैं, ठीक है, उड़ीसा के। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना एचडीएफसी, और एचडीएफसी की स्थापना कब की गई है? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके एमडी एंड चेयरपर्सन कौन है? एमडी एंड चेयरपर्सन कौन हो जाएगा? शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड करेगा बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण। एनटीपीसी लिमिटेड ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी यह बिजली कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी। ओके, नाउ जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। एंड गुरदीप सिंह इसके कौन है? चेयरपर्सन। एंड इनसे रिलेवेंट ये न्यूज है कि अभी रविंद्र कुमार को इसका डायरेक्टर बनाया गया है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का। इस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है,
महारत्न कब दिया गया है? 2010 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है एनटीपीसी को। खैर, तो ये तो रिगार्डिंग एनटीपीसी हो गई। अब आती है बात बालिका सशक्तिकरण मिशन, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये डे बाय डे क्या हो रहा है, इसमें लड़कियों की संख्या जो है ऐड होती जा रही है। जैसे इस साल 300 मेधावी कैंडिडेट्स, गर्ल्स कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है और अभी तक इसमें अप्रॉक्स 7000 गर्ल्स इसमें शामिल हो चुकी हैं अभी तक में। तो खैर ये तो एक अलग आंकड़ा हो गया। नाउ अब बात आती है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो बालिका सशक्तिकरण मिशन है, इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि बालिकाओं को सशक्त करने के लिए इसका उद्देश्य क्या है, बालिकाओं को सशक्त करने के लिए। लेकिन बालिकाओं को सशक्त करना है तो किस रूप में, इसने अपने क्या विजन रखे हैं? तो इसका विजन क्या है? तो आप ये समझें कि गर्ल्स जो हैं ज़्यादा सिंसियर होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। इसे बॉयज़ जो वीडियो देखेंगे तो माइंड मत कीजिएगा, लेकिन लड़कियाँ थोड़ा अधिक सिंसियर होती हैं। और मैंने कोई रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन आसपास मैंने केवल इक्का दुक्का भी कहना गलत ही होगा कि कुछ ही ऐसे होंगे जो केवल और केवल क्या कहते हैं, बॉयज़ होकर के भी काफ़ी सिंसियर होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, बट गर्ल्स अधिकांशतः कंपेरेटिवली विथ बॉयज़। तो कहने का मतलब ये है कि लड़कियों के भी अपने सपने होते हैं, हर किसी के, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स, सभी के अपने ड्रीम्स होते हैं। तो उनकी कल्पनाओं को, उनकी जो कल्पना है उसको क्या करना है, पोषित करना, यानी उन्हें मोटिवेट करना। इसके तहत क्या क्या रखा गया? तो गर्ल्स की जो भी सपना है, कल्पना है, उनको पोषित करना यानी मोटिवेट करना, उन्हें इंस्पायर करना, यानी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज उन्हें देना। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देना। इसके अलावा उनकी एफिशिएंसी, ये कुछ इस मिशन के पार्ट है। एफिशिएंसी, इन सबको क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, और इन सब के बढ़ावा के साथ एक चीज की जरूर कमी होगी, और वो है लैंगिक असमानता को क्या करना, समाप्त करना। लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी को क्या करना है, समाप्त करना है। मैंने कुछ टाइम पहले, क्योंकि 2022 की जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गई थी मार्च में, और मैंने मार्च पे इस पर चर्चा भी किया था कि यह जो देख रहे हैं आप, इसकी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत जो है इसको जारी किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसके 3 इंडिकेटर्स है। इस लैंगिक असमानता के 3 इंडिकेटर्स क्या क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ फर्स्ट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। इसके अलावा क्या आ जाएगा, हेल्थ के अलावा आ जाएगा यहाँ पर आपकी आ जाएगी एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आएगा एम्पावरमेंट, लेबर वर्क, लेबर मार्केट। ठीक है, ये इसके 3 इंडिकेटर्स हो गए। अगर इसके इंडेक्स देखा जाए तो भारत की रैंकिंग इस लैंगिक असमानता में कितनी है? भारत की रैंकिंग, तो भारत की कितनी है? भारत की है 108th एमोंग इन 193 कंट्रीज। और सबसे टॉप पर कौन है? आइसलैंड। यह लगातार 14 ईयर्स से टॉप पर बना हुआ है, यानी यह रैंकिंग 2006 से जारी की जाती है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चूंकि बोला गया है कि GEM का एक नया संस्करण एडिशन लाया गया है, तो इसमें किन चीज़ों को ऐड किया गया है? जैसे गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो लड़कियां में कोई मेहंदी सीखती हैं, कोई पार्लर का सीखती हैं, कोई स्टिचिंग सीखती हैं, कोई गिटार बजाना सीखे हैं, बॉयज़ भी कुछ ना कुछ, मतलब सभी कोई कुछ ना कुछ जो है यूज़ करता है। कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टाइम को ऐसे वेस्ट कर दिए। तो सरकार भी कहेगी जो अब से छुट्टियां आएंगी तो इसमें जितने भी युवा गर्ल्स हैं उनके लिए क्या क्या, उनके लिए एक वर्कशॉप जो रखा गया 2024 का वर्कशॉप, उसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया? स्वास्थ्य को, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के अलावा और क्या हो जाएगा? स्वच्छता हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, योग हो जाएगा। इन चीजों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो यही है आपका बालिका सशक्तिकरण मिशन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थिति का अनावरण। यानी ये है क्या? यूनिकॉर्न क्या होता है? एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी अगर बात की जाए, इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन कितनी होगी? 1 BD से अधिक, $1 बिलियन से
अधिक, जिसकी वैल्यूएशन, यही आपका यूनिकॉर्न। ठीक है, तो इस मामले में अगर देखा जाए तो यूएस ए नंबर 1 पर है। कितने हैं? 703 यहाँ पर यूनिकॉर्न्स हैं। ओके, यह टॉप पर है। सेकंड पर कौन है? चाइना है। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 340 यूनिकॉर्न्स हैं, ये सेकंड पर है। एंड थर्ड में क्या है हमारा? इंडिया। इंडिया में कितने हैं? 67 यूनिकॉर्न्स हैं और ये थर्ड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर है आपका यूनिकॉर्न है। क्लियर? नाउ अब बात आती है कि भारत में अगर देखा जाए 2017 के बाद से इसमें क्या हुई है? पहली बार इसमें 2017 के बाद से इसमें पहली बार क्या हो गई? ये गिरावट आई है। और इस गिरावट का क्या कारण है? जब शेयर मार्केट में रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो कारण क्या है? कारण है इसका इन्वेस्ट में कमी, इसके इन्वेस्ट में कमी, निवेशक में जो है, सॉरी, निवेशक में कमी आ गई है, निवेशक में कमी आ गई है, इसके कारण यही एक रीजन है जिसमें पहली बार गिरावट देखी गई है। और अगर वहीं देश के बाहर बात की जाए, भारत के कितने यूनिकॉर्न्स हैं, तो करीब करीब इसमें देश के बाहर देखा जाए तो 109 यूनिकॉर्न्स हैं भारत के। तो इसका मतलब भारत में ही अधिक, विदेशों में ही भारत के यूनिकॉर्न्स अधिक है कंपेरेटिवली अवर इंडिया, है ना, अगर हम देश से कंपेयर करते हैं तो। ठीक ना। और इस साल इस हिरन ग्लोबल का जो आप देखेंगे, इसका विषय रखा गया, वो रखा गया एआई का वर्ष। क्या रखा गया इसका? 2024 को एआई का वर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष, ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इसको मनाया जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने बढ़ाया भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्व अनुमान। चलिए, एडीबी बात की जा रही है। एडीबी की कितना बताया इसने? 7% बताया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। ठीक है, 7%। नाउ अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने चर्चा भी किया था, उस समय मैंने कहा था कि देखिए, जब भी इस प्रकार से कोई अनुमान वाली चीज आ रही है तो यह आंकड़ा आप नहीं याद रख पाएंगे। तो जब भी ऐसा कुछ है तो प्रीवियस वाले को जरूर एक बार रिकॉल कर ले, और रिकॉल ही ना करें, इसे लिख भी ले। तो यहाँ पे प्रीवियस से हम लोग ने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक को लेकर के। वर्ल्ड बैंक कितना बता रही है? फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए अनुमान कितना है? 7.5%। 7.5%। ओके, आरबीआई भी इतना ही अनुमान दी है। आरबीआई भी कितना बता रही है? आरबीआई का भी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कितना है? 7.5%, जो कि आपके एनएसओ के एनएसओ से कम है। एनएसओ ने कहा है 7.6%। एंड आरबीआई ने एक काम, हाँ, वहीं वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कितना बताया है? 6.6%। तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर आरबीआई ने 6.5% रेपो रेट अनचेंज्ड, एसटीएफआर 6.25%, एमएसएफ एंड बैंक रेट 6.25% इसे रखा है। इन सबको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जितने जो रैंकिंग दी गई है कितने परसेंटेज वाइज, यह मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन यानी मौद्रिक नीति समिति के द्वारा यह आपको आंकड़ा दिया गया है। दूसरी चीज है मौद्रिक नीति समिति, जिसका गठन किया गया था आरबीआई एक्ट 1934। ओके, आरबीआई एक्ट क्या है? 1934 के तहत इस समिति का गठन किया गया, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी आरबीआई गवर्नर, यानी आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो उसके चेयरपर्सन होंगे। तो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। नाउ कम टू द नेक्स्ट। महत्वपूर्ण खनिज उन्नति के लिए काबिल और CSIR IIMT का गठबंधन। देख लेते हैं काबिल का फुल फॉर्म, बस ध्यान रख लीजिए कि क्या है इसका? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ओके, एंड CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा? विज्ञान और वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक होगा, विज्ञान तो भी नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा, इस पेन में ना यही इसकी सबसे बड़ी कमी है कि एक मिटाना चाहो तो पूरा मिट जाता है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। एंड CSIR का फुल फॉर्म क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वहीं IMMT का फुल फॉर्म क्या है? खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी
संस्थान, संस्थान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चीन भारत के पीछे छोड़ते हुए रूस से किया गया सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात। चीन ने कितना किया है? चीन ने करीब किया है 1.82 बैरल पर डे एंड भारत का कितना था? 1.36 बैरल पर डे। तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ अब सबसे अधिक अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक कच्चा तेल का निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कच्चा तेल, सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादक राजस्थान सबसे अधिक करता है। उसके बाद है नाम गुजरात का एंड गुजरात के बाद क्या आ जाएगा? थर्ड में असम। और भारत की क्या रैंकिंग है? भारत के तेल आयात करने में इसकी रैंकिंग क्या है? तेल आयातक में भारत जो है थर्ड पोजीशन पर है। तेल आयातक में, है ना, आयात करने में यह भारत किस पोजीशन पर है? तो यह तीसरे नंबर पर है। ओके। और भारत में सबसे अधिक जो तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तेल आपूर्तिकर्ता, तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है भारत में? तो यह हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एआई सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की भी साझेदारी। हेडलाइन को ध्यान रखिएगा। यहाँ संयुक्त अरब अमीरात के मस्दर में होगी विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूएई में होगी। क्यूज आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? लद्दाख के लेह जिले में शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई है। सेकंड है यह प्रतिबंध केंद्र शासित प्रदेश यूटी की घटती चारागाह भूमि को उजागर करने के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा चांगथांग क्षेत्र में प्रस्तावित पश्मीना मार्च से ठीक 2 दिन पहले लगाया गया। केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 5 अप्रैल को पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक यानी जुडिशियली आपका अगर बात की जाए एक्टिविज्म की और जुडिशियल ओवररीच की, तो इनके बीच जो अंतर है उसको करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह जाने कि कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना और कब यथास्थिति बनाए रखना है। उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 88वें स्थापना दिवस पर मुख्य भाषण देते हुए कहा। तो सही आंसर बताएं क्या होगा? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, सभी के लिए स्वास्थ्य, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, एक निष्पक्ष स्वस्थ विश्व का निर्माण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। परिवर्तन चिंतन एक त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को डैश में आयोजित किया गया। नई दिल्ली, जोधपुर, चंडीगढ़, चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोवाकिया में राष्ट्रपति चुनाव का विजेता निम्नलिखित में से कौन है? इवान कोरकर, रॉबर्ट फिको, जुजान कापुतोवा, पीटर पेलेग्रिनी। तो इसका राइट आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इक्वाडोर के साथ संबंध जो है निलंबित कर दिए हैं? किसने किया है इक्वाडोर के साथ संबंध निलंबित? ऑस्ट्रिया, मैक्सिको, कनाडा, हंगरी। तो मैक्सिको इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75वीं दिवसीय उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में योग महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, भोपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने लिखित में से किसे ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया? आईएनएस शारदा, आईएनएस सुकन्या, आईएनएस सावित्री, आईएनएस सुजाता, आईएनएस शारदा इज द राइट आंसर, ए। कश्मीर की जल रानी का नाम बताइए जिसने आगामी ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रचा है? मालती शीशा, बिल्किस मिश्र, ताराबाई भोसले, अंबिका चौटा। तो बिल्किस मीर इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट वन। 6 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस अभियान समिति के कितने सदस्यों को मंजूरी दी गई?
तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है 16, 25, 21, 32, डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल को 2 दिवसीय हेम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया, किसके माध्यम से किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। भारत और यूरोपीय संघ ने इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप के लिए एक पहल की शुरुआत की है। यूरोपीय संघ में टोटल 27 मेंबर्स है, जिसके 25 मेंबर्स आपकी शेंगन क्षेत्र के सदस्य देश हैं, यानी शेंगन क्षेत्र में टोटल 29 देश है, जिसमें 25 देश आपके ईयू के हैं। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर में, और सिंगापुर ने क्या किया है? पेरिस ओलंपिक की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। पेरिस ओलंपिक वही कंट्री है जिसने इसकी मेजबानी को इनकार कर दिया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? गॉड पार्टिकल की खोज जनरल साइंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। किसने किया है? पीटर हिग्स ने। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार जो है दिया गया है, जॉन लेक पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मैक्स वर्स्टेपन F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 की विजेता बन गए। संगीत नाटक एकेडमी संगीत शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन कर रही है। एक्चुअली यह इस प्रकार का है जो आपके 7 शक्ति पीठ जो है भारत के, वो काफी महत्वपूर्ण, जैसे फॉर द एग्जाम्पल बोला जाए कामाख्या मंदिर हो गई, एक शक्तिपीठ हो गया, यानी ये माता रानी के मंदिर हैं। दूसरा हो गया माँ हर सिद्धि के मंदिर, उज्जैन MP में हो गया, या कोलकाता का मंदिर हो गई, गुजरात की अंबाबाई की मंदिर हो गई, देवघर यानी झारखंड में शक्तिपीठ हो गया। तो इन 7 शक्तिपीठों में क्या किया जाएगा? उनकी मंदिर की परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इसका आयोजन जो किया जा रहा है 9 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और यह 17 अप्रैल तक चलेगा। भारत और कजाकिस्तान ने क्या किया है? सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करने के लिए आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया, और कहाँ? कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष को किस नाम से जाना गया? उगादि उत्सव के नाम से। इवन कर्नाटक में भी यही नाम से मनाया गया है। गणगौर, इसको कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। इसके अलावा गौड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, जिससे हम कह सकते हैं नए वर्ष, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में स्टार्ट होता है ना चैत्र महीने से। नेक्स्ट, गेल लिमिटेड को 15th CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार सबसे निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। भारत में हर वर्ष किस तिथि को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है? 9 अप्रैल। भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत शुरू हुई है? पेरू के साथ हुई है। नेक्स्ट है, किस देश ने दक्षिण चीन सागर अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास स्टार्ट किया? पहला है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने मैप में बताया भी था, और आप लोग भी मैप के थ्रू याद रखिएगा कौन कौन देश शामिल है। अमेरिका हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। कहाँ बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा, वेरी इंपॉर्टेंट, सैम पित्रोदा की पुस्तक, इसका विमोचन किया गया द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। भारतीय मूल की किस न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? डॉक्टर अश्वनी केशवन। नेक्स्ट है, किसने आई लीग प्रतियोगिता 23-24 का खिताब जीता है? मोहम्मद स्पोर्टिंग। कहाँ भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु। बॉलीवुड के किस दिग्गज सिनेमाटोग्राफर का 83 ईयर्स की आयु में डेथ हो गया है? गंगूराम से। किस बिजनेसमैन को ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 24 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन मधानी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नाउ तो ये हो गया आज की क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मिलते हैं कल के क्लास में नए वीडियोस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।